वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, इसके पहला जो लेक्चर था हमारा गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस, उसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि फोकस प्रॉपरली ना होने की वजह से आपको बोर्ड पर का प्रॉपरली दिखाई नहीं दिया, धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया होगा। तो हमने गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस से पहले एक लॉ देखा था, एवोगाड्रोज लॉ। तो मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको फिर कोई दिक्कत ना आए आगे। देखो, हमने एवोगाड्रोज लॉ ऑफ देखा है, तो वी हैव सीन एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ में हमने ये देखा कि एज द क्वांटिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। जैसे कि हमने बलून का एग्जांपल देखा था, तो बलून में जैसे जैसे हम मोर एंड मोर हवा फिलअप करते हैं वो फुलते जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ते जाता है। मतलब मोर द क्वांटिटी ऑफ एयर, मोर इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एयर। और इस ऑब्जर्वेशन से एवोगाड्रो ने एक लॉ बताया जिसे हम एवोगाड्रोज लॉ या एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो क्या कहना है एवोगाड्रोज लॉ का, एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस का? तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आपको मालूम है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, कोई भी मैटर रहा तो एसआई सिस्टम में उसका यूनिट क्या है? मोल्स है, बराबर है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स में क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गैस के लिए उसने मोल लिया है। तो एवोगाड्रो ने ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि गैस का टेम्परेचर एंड प्रेशर समय के साथ क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। जैसे कि हम बलून में हवा फिलअप करते हैं तो बलून फूलता है, लेकिन बलून पर गिरने वाला प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर ही रहता है। चाहे बलून में कम हवा हो या ज़्यादा हवा हो, बलून पर गिरने वाला जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, वो क्या रहता है? कांस्टेंट। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी क्या रहता है? कांस्टेंट। इसलिए एवोगाड्रोज लॉ के लिए कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होगा तब एवोगाड्रो ने ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। इसका मतलब यह है कि जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे, उस गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम है, उस गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा? कम होगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो डिफरेंट गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स सेम है और उनका टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है, मैंने क्या कहा? अगर दो डिफरेंट गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स सेम है एंड टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है, तो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम भी सेम होगा। टेम्परेचर प्रेशर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो उनका क्या होगा? वॉल्यूम भी सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ मोल्स सेम तो क्या होगा? वॉल्यूम भी सेम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 मोल O2 लेता हूं एंड 10 मोल मीथेन लेता हूं एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे, देखो O2 गैस अलग है केमिकली, मीथेन गैस केमिकली अलग है, दोनों टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है और दोनों का टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है, तो दोनों ने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम भी सेम ही होगा। तो इसे हम कहते हैं एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। और इसका स्टेटमेंट है एवोगाड्रोज लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो उन डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम भी सेम होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दुगने हो गए तो वॉल्यूम भी दुगना होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1/10 हो गए तो वॉल्यूम भी 1/10 होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है उनके बीच में, इसलिए। तो ये था एवोगाड्रोज लॉ। अब इस पर से हम देखेंगे गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अब जानकारी कैसे दे पाएंगे हम गे-लुसाक्स लॉ की? तो ये शॉर्ट में हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि उस दिन आपको दिखाने होगा प्रॉपरली, क्योंकि फोकस में प्रॉब्लम आया था। ठीक है, तो आज रिपीट कर लेते हैं। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। एक्चुअली ये गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है तो एवोगाड्रोज लॉ का ही एप्लीकेशन है। एक्चुअली आपको लगेगा ऐसा बोलने के बाद कि एवोगाड्रोज लॉ पहले बताया और गे-लुसाक्स लॉ बाद में बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन पहले मालूम हुआ और बाद में इस लॉ का डिस्कवरी हुआ। आप ध्यान में रखें कि एवोगाड्रोज लॉ पहले नहीं बताया गया, गे-लुसाक्स लॉ पहले बताया गया और उसके बाद क्या बताया गया? एवोगाड्रोज लॉ।
मतलब हम बोलते हैं कि एवोगाड्रो लॉ का ये एप्लीकेशन है, तो हमें ऐसा लग सकता है कि भाई एवोगाड्रो लॉ के बाद में गेलुजैक्स लॉ आया होगा। ऐसा नहीं है, पहले एप्लीकेशन मालूम हुआ, बाद में ऑब्जर्वेशन किया गया। मतलब गेलुजैक्स लॉ पहले है एवोगाड्रो लॉ के, बराबर है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो गेलुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या है? तो इसके लिए कंडीशन ये है कि रिएक्ट होने वाली जो स्पेसीज है, जिन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो सारे के सारे क्या चाहिए? गैसेस। प्रोडक्ट भी जो है तैयार होने वाले, वो भी क्या चाहिए? गैसेस। जिस रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसेस ही गैसेस होते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? गैसियस रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व गैसेस आर कॉल्ड एज गैसियस रिएक्शंस। तो इस लॉ को देखने के लिए, समझने के लिए हमें गैसियस रिएक्शन देखना पड़ेगा। देखो, N2 नाइट्रोजन गैस है, उस गैस को मैं हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करूंगा, तो नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विथ हाइड्रोजन गैस टू गिव अमोनिया गैस। तो ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस टू गिव अमोनिया गैस। अब मैंने रिएक्शन बैलेंस किया है। बैलेंस रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, यहाँ पे N2 का कोएफिशिएंट दिखाया नहीं, मतलब 1 है, H2 का कोएफिशिएंट 3 है और अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है। तो इन नंबर्स को जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने होते हैं, उन्हें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। और ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या दर्शाते हैं? कौन से इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं? तो ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें रिएक्ट होने वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड तैयार होने वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताता है। इसका 1, इसका 3, इसका 2। इसका मीनिंग ये है कि व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट गिव्स एग्जैक्टली 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहलाए जाते हैं और इनका मतलब है कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ H2 टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। हम 1, 2, 3 मॉलिक्यूल्स नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत ही टाइनी है, दिखते नहीं आंखों से, इसलिए हम मोल लेंगे। तो मोल ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट में हम देखेंगे। उसका स्टार्ट हम आज ही करने वाले थे, लेकिन ये रिपीट होने की वजह से हम बाद में शुरू करेंगे उस लेक्चर को। तो ये आपको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है गैसीय स्टेट में सारे के सारे। अब इसका 1 मोल है, उसका वॉल्यूम अगर x लीटर है, तो तीनों गैसेस एक ही कंटेनर के अंदर है, मतलब एक ही टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर है। तो इसके 1 मोल का वॉल्यूम x लीटर है, तो इसके नंबर ऑफ मोल 3 गुना ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल 3 गुना ज्यादा हो गए तो वॉल्यूम भी इसका क्या होगा? 3 गुना ज्यादा। अमोनिया के 2 मोल है, नाइट्रोजन के तुलना में अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स दुगने हुए, तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा? दुगना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम नाइट्रोजन का x लीटर लिया, तो हम हाइड्रोजन का 3x लूंगा और फिर अमोनिया का कितना लूंगा? 2x। ये देखो मैंने ऐसे वॉल्यूम क्यों निकाले? विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। 1 मोल का वॉल्यूम x लीटर है, तो उसी टेम्परेचर प्रेशर पे 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n 3 गुना बढ़ गया तो वॉल्यूम भी 3 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे n दुगना बढ़ गया तो वॉल्यूम भी दुगना हो गया। तो ये है इनके वॉल्यूम्स, बराबर है। याद रखिएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो आएगा वही रेशियो आएगा किसका? वॉल्यूम का। 1:3:2 ये नंबर ऑफ मोल का रेशियो है, तो इस वॉल्यूम का भी रेशियो क्या आएगा? x:3x:2x, मतलब 1:3:2। यही कहता है अपना गेलुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो गेलुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस का मतलब बहुत ही सिंपल है। जब कभी गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट होके गैसियस प्रोडक्ट तैयार करेंगे, जब कभी गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट होकर गैसियस प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तब जाके हमेशा क्या होगा कि जब गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट के वॉल्यूम का मैं रेशियो लूंगा, तो वॉल्यूम का रेशियो हमेशा किससे बना हुआ मिलेगा? सिंपल होल नंबर से बना हुआ मिलेगा। सिर्फ कंडीशन ये है कि इन तीनों के वॉल्यूम, जितने भी गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, उनके वॉल्यूम सेम टेम्परेचर प्रेशर पर मेजर किए जाने चाहिए। इसका वॉल्यूम अलग टेम्परेचर प्रेशर पे, इसका वॉल्यूम अलग टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं चलेगा। तो जब गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट होकर गैसियस प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तब गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट के वॉल्यूम का रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर का बना हुआ मिलता है। देखो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है? 1:3:2, और ये सारे क्या है? सिंपल होल नंबर्स हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन गेलुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस? Gay-Lussac's law of combining volume of gases states that when gaseous reactant react together
to form gaseous product, then the volumes of gaseous reactant and gaseous product always bear a simple whole number ratio, provided that volumes of gases are measured at same temperature and pressure. तो ये स्टेटमेंट है गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस का। मैं वापस से दोहरा देता हूं, ध्यान से सुनो। क्या है? व्हेन गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट, then the volumes of gaseous reactant and gaseous product always bear simple whole number ratio. उस दिन मैंने H2 और Cl2 का एग्जांपल लिया था, देख लीजिएगा। H2 plus Cl2 gives twice HCl, रिएक्शन बैलेंस है, नंबर ऑफ मोल्स H2 का 1 है, Cl2 का 1 है, तब जाके HCl के कई 2 मोल मिलते हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन होगा when 1 mole of H2 combines with 1 mole of Cl2 it exactly gives 2 moles of HCl। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है। अब 1 mole H2 का वॉल्यूम समझो x लीटर है, तो वही उसी टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल Cl2 का वॉल्यूम कितना होगा? उतना ही। इसका x लीटर है तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा? x लीटर। HCl के नंबर ऑफ मोल्स दुगने हुए तो वॉल्यूम कितना होगा? वो भी दुगना, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। तो देखो वॉल्यूम का रेशियो हम लेंगे तो x लीटर S2 x लीटर S2 2x लीटर मतलब 1:2 1:2। देखो वॉल्यूम का रेशियो क्या है? सिंपल होल नंबर का रेशियो है। अब ये हर बार देखने को मिलेगा आपको, सिर्फ रिएक्शन क्या होनी चाहिए? गैसियस रिएक्शन होनी चाहिए। तो ये था गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इसके लिए गैसियस रिएक्शन ही होनी चाहिए। जिस रिएक्शन में सॉलिड्स या लिक्विड्स है वहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ लगेगा नहीं, क्योंकि एवोगाड्रोस लॉ इज ओनली फॉर द गॅसेस। आणि म्हणून मग गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गॅसेस ऐसा हमने नाम ही रखा है ताकि सॉलिड और लिक्विड स्टेट को ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डू यू गॉट इट बच्चों? समझ में? बहुत ही सिंपल सा लॉ है, ज़्यादा कुछ हमें फायदेमंद भी साबित नहीं होगा। इसी चैप्टर में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे और वो भी आसान होते हैं क्योंकि रेशियो बहुत सिंपल सा होता है, इसलिए बराबर है। अब इस पर सवाल पूछा जाएगा कि व्हेन 1 लीटर ऑफ H2 reacts with 1 liter of Cl2, how many liters of HCl get form? तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम कौन से रेशियो में कंबाइन होते हैं? 1:1 1:2। तो इसका 1 लीटर इसका 1 लीटर कंबाइन हुआ तो इसका कितना तैयार होगा? 2 लीटर। अगर इसके मैंने 2 लीटर लिए तो यहाँ पे भी वॉल्यूम कितना लगेगा? 2 लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना तैयार होगा? 4 लीटर। बराबर है। तो इस तरह से हम सिंपल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, तब फिलहाल हमें इसका स्टेटमेंट मालूम चाहिए। तो स्टेटमेंट मैं वापस से रिपीट करता हूँ। गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस स्टेट्स दैट व्हेन गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट देन द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट ऑलवेज बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो प्रोवाइडेड दैट वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसके बाद हमें अपने मेन टॉपिक की तरफ जाना है जिसे मोल कंसेप्ट कहते हैं। और मोल कंसेप्ट हम ऊपर से नहीं लेंगे, बेसिक से लेंगे। तो वापस हम हमारे एलिमेंट्स के पास, कंपाउंड के पास जाएंगे, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ताकि पूरा आपका रिवाइज हो। देखिए बच्चों, मोल कंसेप्ट बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। C1 में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से 90% चैप्टर में मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स आते हैं, मोल कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसलिए मैं मोल कंसेप्ट को आत्मा कहता हूँ केमिस्ट्री का, बिना उसके फिजिकल केमिस्ट्री अधूरी है। तो आपको मोल कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करके लेंगे, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं आपको सारे टॉपिक सिखाऊंगा, सिर्फ आपने कॉन्सेंट्रेशन से वो स्टडी करने चाहिए। अब हम वापस से मोल कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। वापस से हम एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, एटम से स्टार्ट करेंगे और एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। तो आपने सबसे पहले जो थ्योरी देखी है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। 1818 में डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में हमारे इंडियन ऋषि मुनि ने बताया था, जिनका नाम था महर्षि कनाद। महर्षि कनाद ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 3700 साल पहले बताया था कि ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल, और उनके याद में हम उन पार्टिकल को कण कहते हैं। कण, कनाद नाम से हमने कण तैयार किया।
फिर अणु, रेणु, परमाणु, ये अब हमने वर्ड यूज करना शुरू कर दिए। तो एटम के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? महर्षि कणाद ने। उसके 300 साल बाद यही आइडिया रिपीट की डेमोक्रिटस ने, और उसके बाद 2000 साल तक एटम की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले एटम की तरफ ध्यान गया किसका? डाल्टन का। जैसे हमारे कॉलोनी में होता है, किसी के पास 4 व्हीलर नहीं रहती, लेकिन कॉलोनी का एक आदमी 4 व्हीलर लेता है, तो आजू बाजू वाले उसके जो नेबरस होते हैं उनको जेलसी फील होती है। फिर बोलते हैं उसके साथ गाड़ी, उसके पास गाड़ी है, वो अपना अकड़ दिखाता है, ऐसा हाथ मत लगाओ, ये मत लगाओ, शान मारता है, ऐसा अपन बोलते हैं। इसलिए हम भी फिर गाड़ी लेते हैं, हमारा देख के और गाड़ी लेते हैं। पूरे फिर कुछ दिनों के बाद पूरे कॉलोनी में गाड़ी ही गाड़ी हो जाती है, बराबर, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो जाती है। तो ये जेलसी की वजह से होती है। अब हम जो नेबरर्स है इतने जेलस नहीं होते, लेकिन ये साइंटिस्ट लोग जो है बहुत कमाल के जेलस होते हैं। एक का ध्यान गया कि सारे उस टॉपिक पर टूट पड़ते हैं। जैसे डाल्टन का ध्यान एटम के तरफ गया, उसने उसकी एटॉमिक थ्योरी दी, उसके बाद सारे दुनिया के जो साइंटिस्ट थे उनका ध्यान एटम की तरफ गया, और फिर एक के बाद एक कई सारी थ्योरीज ऑफ एटम्स आई। उनमें से गिनी चुनी बहुत पॉपुलर हुई है, वो आपने देखा भी है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मालूम है आपको, थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी मालूम है, उसके बाद रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो आपने डिटेल में देखा है, उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल देखा है। ढेर सारे साइंटिस्ट ने अपने अपनी थ्योरीज दी थी, लेकिन जो बहुत अच्छी थी 3-4 वो हमने देखी भी है, आप उनसे रूबरू भी हुए हैं। तो उसमें से एक हम देख लेते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी सजेस्ट की। जब थ्योरी सजेस्ट की जाती है तो कुछ पोस्टुलेट्स बताए जाते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट्स आर जस्ट मेयर स्टेटमेंट्स। वो स्टेटमेंट होते हैं और उनके आधार पर बाकी के सारे फैक्टर्स, बाकी की सारी प्रॉपर्टीज प्रूव की जाती है। उन स्टेटमेंट्स के आधार पर बाकी के सारे प्रॉपर्टीज प्रूव किए जाते हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट को कोई प्रूव नहीं करता, क्योंकि वो ऐसा है ऐसा समझ के चला जाता है। तो स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऐसा समझा जाता है कि उनको प्रूव करने के झंझट में कोई पड़ता नहीं। ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स बोलते हैं, बराबर है ना। तो इन पोस्टुलेट को प्रूव नहीं करना पड़ता, ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा है, ये हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उन पोस्टुलेट्स को हम प्रूव नहीं करते। तो वैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे, और उस पोस्टुलेट के बेसिस पर से उसने एटम के प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन किया, वो हमें देखना है। तो पोस्टुलेट्स का मतलब समझ में आए? मेयर स्टेटमेंट्स, दे आर द मेयर स्टेटमेंट्स एंड देयर इज नो नीड टू प्रूव देम, क्योंकि वो ऐसे है ऐसा हम समझ रहे हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया होगा कि एक माँ का उम्र 59 है, 10 साल पहले उसका वेट उसका जो एज था वो उसके बेटी के एज के 1 गुना था, 2 गुना था, 3 गुना था, ऐसा न्यूमेरिकल रहता है। तो फिर आप ऐसा करो, माँ का एज निकालो या फिर बच्ची का एज निकालो, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स थे आपको। तो आपने उसमें पहला स्टेटमेंट क्या लिखा? लेट द एज ऑफ डॉटर इज एक्स। क्या सच में उस डॉटर का एज एक्स रहता है? एक्स तो भाई लेटर है, एज तो नंबर से डिनोट किया जाता है, लेकिन हम समझते हैं लेट द एज ऑफ द डॉटर इज एक्स, मतलब उसको हम प्रूव करते नहीं बैठे, समझ लेते हैं। वैसे पोस्टुलेट भी है, वो हम समझ लेते हैं कि ट्रू है करके, उनके आधार पर फिर हम बाकी की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं। तो इन्हें बोला जाता है पोस्टुलेट। तो ऐसे पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कौन से हैं? तो सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि डाल्टन ने बताया, मतलब महर्षि कणाद एंड डेमोक्रिटस की आइडिया इसने एज इट इज छाप दी और बोल दिया कि ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी इनडिविजिबल इनडिस्ट्रिक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। तो पहला पोस्टुलेट था कि ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इनडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल टाइनी पार्टिकल्स, और उसने उनको नाम दिया एटम। एटम जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक वर्ड से, एटोमस से। एटोमस ए वर्ड है, इससे एटम ए वर्ड तैयार हुआ है। एटोमस का मतलब होता है इनडिविजिबल इनडिस्ट्रिक्टिबल, ब्रेक न होने वाला, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो अपने आप में सबसे छोटा है उसे इनडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल बोला जाता है। लैटिन में, ग्रीक में उसे एटोमस बोला जाता है, उस पर से वर्ड तैयार हुआ एटम। तो पहला पोस्टुलेट सबको पता है, ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच आर इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, ही कॉल्ड देम एज एटम्स।
तो उसने उन पार्टिकल को नाम दिया एटम। एटम वर्ड किससे तैयार हुआ है? एटोमास से, जिसका मीनिंग है इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। दूसरा पोस्टुलेट उसने बताया कि अगर एलिमेंट सेम है, मतलब एलिमेंट एक है, तो उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो एग्जैक्टली अलाइक होंगे। मतलब जैसे जुड़वा भाई होते हैं, राम को छुपाओ शाम को निकालो तो सामने वाला पहचान नहीं पाएगा ये राम है कि श्याम है, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली डिट्टो एक जैसे हैं, कोई फर्क ही नहीं उनमें। हेयर स्टाइल से लेकर कपड़े तक सब सेम है, मतलब एग्जैक्टली रिप्लिका है एक दूसरे के। एक को छुपाओ दूसरा निकालो समझ में नहीं आएगा। तो वैसे एक ही एलिमेंट के सारे एटम, जो समझो ये पेन गोल्ड का है, अब इस गोल्ड का पेन है, ढेर सारे अब्जो करोड़ों एटम्स है इसमें गोल्ड के, तो ईच एंड एवरी एटम गोल्ड का एक जैसा होगा, एक भी एटम डिफरेंट नहीं होगा, ऐसा कहना था किसका? जॉन डाल्टन का। तो जॉन डाल्टन का दूसरा पोस्टुलेट था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। उनको रंग है तो रंग भी सेम होगा, उनका आकार भी सेम होगा, उनकी साइज सब एवरीथिंग इज द सेम। तो इसलिए दूसरा पोस्टुलेट था इसका, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज अलाइक। अलाइक का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, एक भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, कितना चाहे ढूंढ लो नहीं मिलेगा। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली अलाइक, दे हैव नो डिफरेंस, सिंगल डिफरेंस भी उनमें नहीं है। तीसरा पोस्टुलेट उसने बताया, भाई मैं अगर डिफरेंट एलिमेंट्स लेता हूं तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हमेशा डिफरेंट ही रहेंगे। गोल्ड का एटम पीले कलर का रहेगा तो सिल्वर का एटम सिल्वरी कलर का रहेगा। मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑलवेज डिफरेंट, उनमें कभी भी सिमिलैरिटी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक गोल्ड का एटम सिल्वर के एटम जैसा दिख रहा है या फिर एक सिल्वर का एटम गोल्ड के जैसा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। या ऐसा भी नहीं होगा कि गोल्ड का एक एटम लोहे के एटम जैसा दिखता है या फिर लोहे का एक एटम गोल्ड के जैसा दिखता है, ऐसा कभी नहीं होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑलवेज डिफरेंट। तो ये तीसरा पोस्टुलेट था। देखो ये सिंपल स्टेटमेंट्स है, अगर आप सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो आप भी ऐसे ही पोस्टुलेट बना सकते हो। आपके पास भी उतना दिमाग है, आप भी कुछ थ्योरी सजेस्ट कर सकते हो। तो आपको सिर्फ साइंटिफिक मेथड मालूम चाहिए, हाउ टू थिंक। जब भी आपको नॉलेज गेन करना होता है तो आपको सिस्टमैटिक मैनर में ही जाना पड़ता है। तो ये सिस्टमैटिक मैनर में गए, पहले पोस्टुलेट बताए, फिर पोस्टुलेट बताने के बाद उन पोस्टुलेट के बेसिस पर से उन्होंने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो ये तीसरा पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑलवेज डिफरेंट। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते, बराबर। ये तीसरा पोस्टुलेट था उसका। चौथा पोस्टुलेट, चौथा पोस्टुलेट ये था कि जब ये एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के केमिकली रिएक्ट होते हैं वो सिंपल प्रोपोर्शन में रिएक्ट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तो दो हाइड्रोजन एटम के साथ एक ऑक्सीजन, इसलिए फार्मूला H2O बना। तो जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली, मतलब एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो हमेशा सिंपल रेशो में कंबाइन होते हैं, CH4 1:4। कभी आपने ऐसा मॉलिक्यूल देखा है जिसमें एक एटम ऑफ एक एलिमेंट के साथ आधा एटम किसी दूसरे एलिमेंट का कंबाइन हुआ है? क्या कभी आपने मॉलिक्यूलर फार्मूले में 0.2, 0.3, 0.5, 1/4, 1/6, 1/7 ऐसे फ्रैक्शनल नंबर देखे? नहीं। आपने जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा है तो एटम की संख्या पूर्णांक ही दिखाई दी है आपको। मतलब एटम जब भी कंबाइन होते हैं तो सिंपल नंबर में ही कंबाइन होते हैं। तो एटम्स ऑफ द एलिमेंट कंबाइन केमिकली विथ ईच अदर इन अ सिंपल होल नंबर रेशो, ये उसका चौथा पोस्टुलेट है। पांचवा पोस्टुलेट हम बता सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा पोस्टुलेट समझ में आया? whenever atoms combine chemically with each other they always combine in a fixed ratio, they always combine in a simple whole number ratio। उनका रेशो भी फिक्स रहेगा और जो रेशो रहेगा वो भी सिंपल होल नंबर से बना रहेगा। ये चौथा पोस्टुलेट है। पांचवा पोस्टुलेट है, जॉन डाल्टन ने बताया कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम अपना अस्तित्व मिटाते नहीं हैं, हर एक एटम अपने अस्तित्व को बना के रखता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने रिएक्ट किया, हाइड्रोजन हाईली एक्सप्लोजिव है, बहुत ज़्यादा जल्दी फ्लेम कैच करता है, एक्सप्लोड हो जाता है वो, मतलब जलने वाला गैस है।
ऑक्सीजन खुद तो जलता नहीं है लेकिन जलने को मदद करता है। ऑक्सीजन हेल्प्स फॉर कंबशन, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल गैस, ऑक्सीजन हेल्प्स फॉर कंबशन। लेकिन इन दोनों से जो बनता है पानी वो ना तो कंबस्टिबल है और ना ही जलने को मदद करता है। मतलब वाटर की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है। मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया, वाटर की सारी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से डिफरेंट रहती है। जैसे कि हाइड्रोजन कंबस्टिबल है और ऑक्सीजन हेल्प्स करता है कंबशन को, लेकिन वाटर ना तो खुद जलता है और ना जलने को मदद करता है, उल्टा वो जलने को बुझाता है। तो टोटली प्रॉपर्टीज अलग रहती है। एग्जाम्पल मैंने जस्ट समझने के लिए दिया। अब देखो हाइड्रोजन इधर भी है, वाटर में भी हाइड्रोजन है, अपना अस्तित्व हाइड्रोजन ने बना के रखा है। ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है, अपने अस्तित्व को बना के रखा है। मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ और एटम ने क्रिएट भी नहीं हुए। मतलब उसने कहा कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट दे चेंज देयर पार्टनर्स ओनली। तो इसलिए पांचवा पॉस्टुलेट में बोल सकता हूं, एटम्स neither get created nor get destroyed। फिर वो करते क्या है केमिकल रिएक्शन में, वो सिर्फ अपने पार्टनर्स चेंज करते हैं। पहले हाइड्रोजन का पार्टनर हाइड्रोजन था H2 में, ऑक्सीजन का पार्टनर ऑक्सीजन था ऑक्सीजन में। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ H सिंगल बॉन्ड H, O डबल बॉन्ड O, H का पार्टनर H और O का पार्टनर O। लेकिन जब वाटर तैयार करता है तो इन्होंने अपने पार्टनर बदल दिए, ऑक्सीजन का पार्टनर बन गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का पार्टनर बन गया ऑक्सीजन। दे जस्ट चेंज देयर पार्टनर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। मतलब वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होते और नए एटम तैयार भी नहीं होते। बराबर है। जब जॉन डाल्टन की बात चल रही है तो बहुत पुराने समय की बात है, तब तक न्यूक्लियर रिएक्शन किसी को पता नहीं थी। तो ये 5 पॉस्टुलेट्स हैं और ये 5 पॉस्टुलेट्स से डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था, कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन ढेर सारे पॉस्टुलेट इसके गलत पाए गए विद द डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट्स। बराबर है। तो कौन से उसके पॉस्टुलेट गलत पाए गए वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। देखो बच्चों, समझ में आए? तो ठीक है। तो इंडिविजिबल इंडिस्ट्रिक्टिबल पार्टिकल्स होते हैं एटम। Atoms of same elements are always same. Atoms of different elements are always different. Atoms always combine in a simple whole number ratio during formation of compound. And atoms neither get created nor get destroyed. तो ये postulates थे। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।